Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से है। एशियन कंट्रीज के रिगार्डिंग में एशिया कप का जो ट्रॉफी है वो ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसमें इंडिया ने विक्ट्री है वो अचीव किया है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए यहाँ से रेज होता है वो यही है कि यूपीएससी स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम के अंदर में पूछ सकता है। 2021 का जब प्रीलिम्स का पेपर कंडक्ट हुआ था तो यूपीएससी ने क्रिकेट का ही जो टेस्ट फॉर्मेट है उसके रिगार्डिंग में एक ट्रॉफी ऑर्गेनाइज होती है, टेस्ट चैंपियनशिप। तो उसके पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया था। फिर 2023 का जब प्रीलिम्स का पेपर कंडक्ट हुआ तो उस समय यूपीएससी के द्वारा हमारे कंट्री के जो स्पोर्ट्स सेक्टर के अवार्ड हैं, जिसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भी है, अर्जुन अवार्ड भी है, और आप देखिए कि द्रोणाचार्य अवार्ड है, उनके रिगार्डिंग में एक मैच द कॉलम क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया। तो क्या स्टूडेंट्स, इस तरीके से स्पोर्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप देखिए कि आप इनको रीड कीजिए, अगर आपका किसी सेक्टर के अंदर में इंटरेस्ट है। लेकिन जब भी जो रैंडम क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते हैं तो वो आपको स्किप करने होते हैं। यूपीएससी काफ़ी बार आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसको भी चेक करता है, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उनके थ्रू में। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हैं जो कि एग्जाम से पहले ही आप देखिए उनका एक लिमिटेशन है वो सेट हुआ करता है कि 90 क्वेश्चंस हैं वो उनको अटेम्प्ट करने हैं। पेपर को देखते हुए आपको जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करने चाहिए, एक्यूरेसी है वो आपका मोर इम्प्रूव हो सके, जिससे कि आप देखिए कि मिनिमम क्वेश्चंस आप कीजिए जिससे आपको मैक्सिमम जो रिजल्ट है वो गेन कर सको। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रिकेट के बारे में तो आप देखिए कि आपके लिए क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है, क्या क्रिकेट ओलंपिक गेम्स का पार्ट है। तो इनिशियल पार्ट के अंदर में जब ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट हुए थे 1896 के समय में, 1900 का वो समय है, उस दौरान में क्रिकेट को इंक्लूड है वो किया गया था। पर जो कंट्रीज जिन्होंने एनरोल किया, जो एंट्रीज वहाँ पे आया वो काफ़ी कम था। 3 या 4 कंट्रीज ने अपना एंट्रीज है उसको कैरी आउट किया था। उस समय तो आप देखिए कि इंडिया का भी जो ग्लोबल लेवल के ऊपर में जो प्रेजेंस है वो नहीं था। हम जो कॉलोनियल पावर है उनका हमारे ऊपर रोल है वो हुआ करता था। तो लैक ऑफ एंट्रीज की वजह से फिर इसको डिसकंटिन्यू है वो कर दिया गया। 2028 का जो ओलंपिक गेम्स है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज होंगे, लॉस एंजलिस के अंदर में। वहाँ पे क्रिकेट को इंक्लूड है वो किया जा सकता है। लॉस एंजलिस से वो कहाँ है, यूएस के अंदर में। इंडिया भी ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज कर सकता है आने वाले जो समय के अंदर में। इंडिया ने आप देखिए कि अपना जो पार्टिसिपेशन है या ऑर्गेनाइज करने के रिगार्डिंग में अपना जो प्रपोजल है वो ज़रूर रखा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछते हैं। सपोज कीजिए आप कोई अदर एग्जाम्स का भी प्रिपेयर करते हो तो वहाँ पे आपसे ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं ट्रॉफीज के रिगार्डिंग में। हमारे कंट्री के अंदर में क्रिकेट का जो डोमेस्टिक का जो ट्रॉफी है उसका नाम क्या है। तो उसका जो नाम है वो क्या है, रणजी ट्रॉफी है, जो हमारे डोमेस्टिक सेक्टर के रिगार्डिंग में है। किन पर्सन को ये डेडिकेटेड है, रंजीत सिंह नाम के एक पर्सन है। रंजीत सिंह नाम के जो पर्सन है जो कि राजकोट या नवानगर नाम से एक जो प्रिंसली स्टेट हुआ करता था वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात के अंदर में, जामनगर के पास में था। तो स्टूडेंट्स वहाँ से ये फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने इंटरनेशनल जो क्रिकेट का प्लेटफॉर्म है वहाँ पे पार्टिसिपेट है वो किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो पटियाला के जो जो वहाँ पे जो रूलर हुआ करते थे, उन्होंने भी इस ट्रॉफी के अंदर में जो डोनेट है वो किया गया। डोमेस्टिक सेक्टर के अंदर में रणजी ट्रॉफी है वो हमारा ऑर्गेनाइज होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, संतोष ट्रॉफी किसके रिगार्डिंग में है। काफ़ी बार हम संतोष ट्रॉफी को भी जो आप अगर अदर एग्जाम्स देते हो पीसीएस के एग्जाम के अंदर में या किसी और एग्जाम्स में ऐसे रैंडम क्वेश्चंस हैं वो होते हैं। संतोष जो ट्रॉफी है वो फुटबॉल की रिगार्डिंग में है, वो फुटबॉल सेक्टर की रिगार्डिंग में है, जिसमें हमारा जो ओल्डेस्ट जो क्लब है मोहन बागान है वो एग्जिस्ट करता है। एक और ट्रॉफी हुआ करती है नेहरू ट्रॉफी। नेहरू ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी किसके रिगार्डिंग में है, नेहरू ट्रॉफी है वो केरल के अंदर में एक बोट रेस होती है। केरल के अंदर में जब ओणम का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है तो वहाँ पे एक बोट रेस है वो ऑर्गेनाइज होती है, स्पेशली जो अल्लापूजा का एरिया है वहाँ पे। तो आप देखिए कि वो नेहरू ट्रॉफी है वो उसके रिगार्डिंग में है। हो सकता है आपसे मैच द कॉलम के अंदर में क्वेश्चन हो, एक एक आपसे दे दिया गया रणजी ट्रॉफी है, सेकंड आपसे संतोष ट्रॉफी है, थर्ड आपसे नेहरू ट्रॉफी है, और किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं ये आपसे मैच है वो करवा लिया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, तमिलनाडु के पर्सपेक्टिव से है। तमिलनाडु का जो
करूर का एरिया है, वहाँ पे आप देखिए कि एक पॉलिटिकल गैदरिंग के दौरान में ट्रेजेडी है वो हुआ था, स्टीम पीट का सिचुएशन हुआ। तो क्यों ये सिचुएशन है वो देखने के लिए मिलता है, वहाँ पे आप देखिए कि जो डेथ के जो नंबर्स हैं, जिन जो कैजुअलिटी के जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा एक जो कमेटी है उसको भी कॉन्स्टिट्यूट किया है, एक जज का लीडरशिप के अंदर में जो इंक्वायरी पैनल है वो कंप्लीट एग्जामिन है वो करेगा, क्यों वहाँ पे ऐसा इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिला। तो आप देखिए अगर इफेक्टिव वे के अंदर में क्राउड मैनेजमेंट है वो किया जाए किसी भी मास गैदरिंग के वहाँ पे, तो ऐसे इंसिडेंट्स है वो रोके जा सकते हैं। काफ़ी बार जो यहाँ पे आपको इफेक्टिव अगर क्राउड मैनेजमेंट को कैरी आउट करना है, तो आपको एक कोऑपरेशन का भी रिक्वायरमेंट हुआ करता है। जो पर्सन उस जो पब्लिक असेंबली है उसको ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, तो अटेंड करने वाले जो पर्सन हैं उनका एक कोऑपरेशन होना ज़रूरी है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्राउड मैनेजमेंट की रिगार्डिंग में गाइडलाइंस उनको रिलीज करता है कि क्राउड को बेटर वे के अंदर में मैनेज करने का ज़रूरत है। इस तरीके से समय समय पे हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट के अंदर में क्राउड जो स्टीम पीट के जो इंसिडेंट्स हैं वो सामने आने लगे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो 80 सेशन है वो ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसमें हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं वो वहाँ पे गए थे। हमने आप देखी कि पाकिस्तान को जो कम्प्लीटली यहाँ पे जो मेंशन है वो नहीं किया है, जिस तरीके से उनके लीडर के द्वारा इंडिया का जो नेम है वो यूज किया गया। जब भी किसी कंट्री के जो लीडर हैं अपना जो स्पीच को डिलीवर करते हैं, उसके बाद में हमारे जो डिप्लोमेट्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कंट्रीज के डिप्लोमेट्स, उनके पास में एक राइट टू रिप्लाई का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता है कि उस एड्रेस के अगेंस्ट में अगर वो हैं तो अपना एक रिप्लाई है उसको कैरी आउट कर सकते हैं। तो इंडिया के जो डिप्लोमेट हैं, जिसमें पीटल गहलोत हैं, सिविल अभी आप देखिए कि 2014 या 15 सिविल सर्विस से ही रिलेटेड हैं पीटल गहलोत, उन्होंने रिप्लाई को कैरी आउट किया था। पाकिस्तान के द्वारा जिस तरीके से इंडिया को मेंशन किया गया, इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान है जहाँ पे टेररिज्म का जो एक्टिविटी है वो एग्जिस्ट करती हैं। और हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उन्होंने हब ऑफ टेररिज्म के बारे में बताया है, पर डायरेक्टली किसी कंट्री का जो नेम है वो नहीं मेंशन किया गया। यहाँ पे जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट हैं उनके द्वारा प्रूफ के बारे में बात किया गया कि पहलगाम के अंदर में पाकिस्तानी पर्सनस का इन्वॉल्वमेंट है, उसके प्रूफ को आप कैरी आउट कीजिए। अब देखिए जब पहलगाम टेरर अटैक हुआ था, तो टीआरएफ नाम का एक ग्रुप है उनके द्वारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया गया, बट वो जब इंसिडेंट लार्जर लेवल के ऊपर देखने के लिए मिला तो उसके बाद में उन्होंने अपना जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको विड्रोवल है वो किया था। टीआरएफ नाम का जो ग्रुप है जो आप देखिए कि ये एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान के अंदर ही, पाकिस्तान के अंदर में जो ग्लोबल डेजिग्नेट जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उनके ही एक सब्सिडरी के रूप से वो काम है वो किया करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के दौरान में हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर वहाँ पे विजिट के लिए गए, तो उनका जो कंप्लीट मैसेज डिलीवरी है वो क्या रहा इस विजिट के दौरान में, उसका यहाँ पे डिस्कशन है वो किया गया है। तो स्टूडेंट्स हमारे जो लीडर वहाँ पे गए हैं तो उन्होंने ग्लोबल साउथ के साथ में हमारे कोऑपरेशन के बारे में डिस्कस है वो किया गया। काफ़ी सारे जो ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं उनके साथ में बायलेटरल डिस्कशन यहाँ पे हुआ है, मल्टीलेटरल जो डिस्कशन है वो भी हुआ है। तो हम यहाँ पे ग्लोबल साउथ के या स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के जो ग्रुप्स हैं उनके बारे में एक बार रीड करेंगे। अब देखिए कि हम ब्रिक्स नाम का जो ग्रुप है, ब्रिक्स के अंदर में कौन कौन है, इंडिया तो इसका फाउंडिंग कंट्री है, ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। इसके अलावा आप देखिए बाद में मेंबरशिप को एक्सपेंड किया गया, और भी कंट्रीज इसके अंदर में इंक्लूड हैं वो हुए हैं। तो ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं उनके साथ में डिस्कशन किया गया। साउथ अमेरिकन जो कंट्रीज हैं, इंडिया साउथ अमेरिकन कंट्रीज का एक डिस्कशन फोरम है जिसको कि इंडिया इलास के नाम से जानते हैं। साउथ अमेरिकन जो कंट्रीज हैं उनके साथ में यहाँ पे जो डिस्कशन है वो हुआ है। फिर आप देखिए कि इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका का एक ट्राइलेटरल फोरम है, वहाँ पे भी डिस्कशन हुआ जिसमें गजा स्ट्रिप के रिगार्डिंग में डिस्कशन किया गया कि ह्यूमैनिटेरियन वायलेंस वहाँ पे कंटिन्यूस है उस स्ट्रिप एरिया के अंदर में। फिर अगर हम बात करें जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं जो कि इलीगल माइग्रेशन की वजह से काफ़ी बार न्यूज के अंदर में हुआ करते हैं, तो उनका भी उनके रिगार्डिंग में भी इंडिया का एक फोरम है, इंडिया SICAS नाम से, जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज के पर्सपेक्टिव से है, उनसे डिस्कशन यहाँ पे हुआ है। पिपिप नाम का जो ग्रुप है जो कि पैसिफिक के अंदर में जो आइलैंड नेशंस हैं उनके पर्सपेक्टिव से है,
14-15 के समय इसका मीटिंग होना स्टार्ट हुआ था। तो पैसिफिक कंट्रीज के साथ में, पैसिफिक के अंदर में जो जो आइलैंड कंट्रीज हैं उनका फोरम है इंडिया के साथ में, तो उनके साथ डिस्कशन है ये यहाँ पे कैरी आउट किया गया। L69 नाम से भी एक फोरम है, L69 नाम से एक फोरम है जो कि ग्लोबल साउथ के जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ग्लोबल जो साउथ है उसके जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका है यहाँ पे। तो उसके रिगार्डिंग में भी डिस्कशन हुआ है। और आप अगर हम बात करें तो अफ्रीकन यूनियन जो है, जो अफ्रीकन नेशंस का एक यूनियन है, तो उनका आप देखिए कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका भी ग्रुप है C10 नाम से जो ग्रुप है, वहाँ पे भी जो डिस्कशन है वो कैरी आउट किया गया। ये क्या शो करता है? शो करता है कि ग्लोबल साउथ के साथ में हमारा जो कोऑपरेशन है, हमारा जो इंगेजमेंट है वो यहाँ पे बूस्ट हुआ है कि वेस्टर्न नेशंस के द्वारा। एक तो आप देखिए कि यूएस ने इंडिया के अगेंस्ट में जो टैरिफ इंक्रीज किए हैं, अगर हम रसिया के साथ में परचेज के ही बारे में बात करें तो परचेज तो मोर वहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज एंड चाइना के द्वारा कैरी आउट किया जाता है, बट इंडिया को रेस्ट्रिक्ट करने के रिगार्डिंग में जो इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर में टैरिफ है वो इंक्रीज किए गए। तो इंडिया ने अपना ग्लोबल साउथ के साथ में जो एंगेजमेंट है उसको यहाँ पे कैरी आउट है वो किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया और रसिया के रिलेशंस के बारे में है। यूएस के एक लीडर के द्वारा इंडिया रसिया रिलेशन के बारे में कहा गया था कि जैसे ही यूएस के द्वारा टैरिफ को इंक्रीज किया गया, इंडिया ने रसिया के साथ में अपने जो रिलेशंस हैं उनको बूस्ट किया है। बट आप देखिए कि यहाँ पे जो रशियन लीडर हैं उन्हीं के द्वारा उसको रिप्लाई किया गया है। इंडिया इंडिया और रूस के जो रिलेशन हैं वो किसी भी ग्लोबल सिचुएशन के ऊपर में डिपेंड है वो नहीं है। कंटिन्यूस हमारे लीडर्स का जो एनुअल वे के अंदर में आप देखिए कि एंगेजमेंट है वो हुआ करता है। किसी भी तरीके से जो ग्लोबल ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ तो इंडिया आप देखिए कि रूस के साथ में मोर कोऑपरेशन को कैरी आउट करेगा, ये ज़रूरी है वो नहीं है। हमारे जो डिफेंस कोऑपरेशन है जिसमें अर्लियर फेज के द्वारा रूस के द्वारा इंडिया को जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का भी बात किया जाता था, इंडिया और रूस के कोऑपरेशन के साथ में आप देखें कि ब्रह्मोस मिसाइल है उसका भी डेवलपमेंट किया गया है। तो ऑलरेडी हमारे जो रिलेशन है एक प्रिविलेज स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के रूप से सेटअप है, जिनको किसी ग्लोबल सिचुएशन या ग्लोबल जो अनसर्टिनिटी है उसका रिक्वायरमेंट है वो नहीं है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज के बारे में तो नक्सलाइट पर्सन्स के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए जो नक्सल पर्सन है उनके साथ में किसी तरीके का सीज फायर है वो नहीं हुआ है। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं उन्होंने एक डेडलाइन को डिसाइड किया है 2026 का जो मार्च का मंथ है उससे पहले नक्सलिज्म है उसको एलिमिनेट है वो करना है। काफ़ी सारे जो टॉप कमांडर्स हैं उनको एलिमिनेट भी किया गया है पिछले कुछ समय के अंदर में। गवर्नमेंट के द्वारा उनको प्रपोजल रखा गया है कि आप यहाँ पे वायलेंस को आपको लीव करते हुए आपको मेन स्ट्रीम की अगर एंट्री अगर आपको कैरी आउट करना है तो नक्सलिज्म का जो आइडियोलॉजी है, जो मोइस्ट आइडियोलॉजी है उसको आपको छोड़ना है वो होगा। कहाँ पे एग्जिस्ट करता है नक्सलिज्म? नक्सलिज्म बेसिकली सदर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ का जो एरिया है, बस्तर का एरिया है, उड़ीसा के कुछ पार्ट्स हैं, फिर आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट हैं और महाराष्ट्र के अंदर भी आप देखिए कि गढ़चिरौली का एरिया है। ये वो रीजन है जहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें बस्तर का एरिया हुआ, आंध्र प्रदेश का एरिया हुआ, उड़ीसा का एरिया हुआ, जहाँ पे काफ़ी सारे स्टेट्स का जो बॉर्डर है वो शेयर होता है। तो पहले आप देखिए कि एक स्टेट के अंदर में वो वायलेंस को कैरी आउट करके अदर स्टेट के अंदर में चले जाया करते थे। अब प्रेजेंट समय में यहाँ पे अगर हम फोर्सेज के बारे में रीड करें तो फोर्सेज का कंप्लीट जो इंटर स्टेट एक दूसरे के साथ में कोऑपरेशन है। आंध्र प्रदेश के अंदर में ग्रे हाउंड नाम का जो फोर्स है वो डेवलप किया गया था जिससे कि नक्सलिज्म को एलिमिनेट किया जा सके। छत्तीसगढ़ के अंदर में आप देखिए कि बस्तरिया बटालियन नाम से एक स्पेशल विंग है वो सेटअप है, वहाँ पे कोबरा भी वहाँ पे एक विंग है जो कि नक्सलिज्म को यहाँ पे एलिमिनेट कर सके। अभी इंडिया का जो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है उसमें बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट के रूप से इसको देखा करते थे। रेड कॉरिडोर वो एरिया है जहाँ पे इनका प्रेजेंस है वो सिचुएटेड था। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं मनमोहन सिंह साहब, उनका आप देखिए कि कैसे है उसको यहाँ पे बताया गया है। ऐसे के अंदर में चाइना का जो एरोगेंस ऑफ पावर है उसको इंडिया कंटिन्यूस रिजेक्ट करता है। उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है कि चाइना अगर इंडिया के साथ में कोऑपरेशन को नहीं कैरी आउट करता और कंटिन्यूस एरोगेंस ऑफ पावर को यहाँ पे शो करता है तो कोऑपरेशन है वो पॉसिबल नहीं है। तो आप देखिए कि एरोगेंस ऑफ पावर की वजह से ही प्रेजेंट कंटेक्स्ट के अंदर में 2020 के समय से हमारा बॉर्डर एरिया के अंदर में जो कन्फ्लिक्ट है वो हुए थे। उसके बाद में
इंडिया और चाइना के जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी रिड्यूस है। फिर 2024 के समय में रिसेंट कंटेक्स्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं। 2024 में जब कजान में समिट होता है तो लीडर्स का वहाँ पे डिस्कशन हुआ था। धीरे धीरे अब रिलेशन है वो एक इम्प्रूवमेंट सिचुएशन के अंदर में है। इस दौरान में एससीओ का जो जो मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी वहाँ पे विजिट के लिए गए थे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के दौरान में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एरोगेंस ऑफ पावर को तो बताया गया। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे जो मेंशन किया गया है वो ये भी किया गया है कि इंडिया को जो ग्लोबल साउथ नहीं, साउथ एशियन कंट्रीज हैं जिसमें सार्क का नाम का एक ग्रुप है, उस उनके साथ में एंगेजमेंट को मोर कैरी आउट किया जाए। सार्क आप देखिए कि एग्जिस्ट नहीं करता है या ऑपरेशन फेज के अंदर में कम हुआ करता है। इंडिया और पाकिस्तान का जो कन्फ्लिक्ट है इसमें इंडिया का जो मेनली ऑब्जेक्शन है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे में है। टेररिज्म जो उनके द्वारा सेंड किया जाता है इंडिया के जो पर्सन्स को वो टारगेट करते हैं और एंटी इंडिया सेंटीमेंट को जो कैरी आउट करते हैं। तो सार्क जो फंक्शन के अंदर में नहीं है, इंडिया पाकिस्तान का जो डिफरेंसेस हैं उनकी वजह से नहीं है। तो सार्क कंट्रीज के कोऑपरेशन के बारे में था। सार्क माइनस पाकिस्तान के रूप से भी हमारा एक अप्रोच है कि पाकिस्तान को वहाँ से नेग्लेक्ट करते हुए अदर नेशंस के साथ में हमारे जो रिलेशन है उनको इम्प्रूव है वो किया जाए। सार्क के अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे फॉर्मर पीएम हैं उन्होंने जो आरसीईपी नाम का जो कॉन्सेप्ट है, रीजनल कम्प्रीहेंसिव जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है जिसमें इंडिया ने विड्रॉवल कर लिया था 2019 के समय में, क्योंकि इंडिया को ट्रेड डेफिसिट है उसका वहाँ पे प्रॉब्लम था। काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज हैं आरसीईपी के जो कि आप देखिए कि इंडिया के अंदर में मोर एक्सपोर्ट को कैरी आउट करते हैं। इंडिया का वहाँ पे जो ट्रेड है वो कि डेफिसिट सिचुएशन में था। उस एग्रीमेंट में अगर इंडिया कैरी आउट करता तो उन कंट्रीज से मोर एक्सपोर्ट इंडिया में होता तो कंटिन्यूस हमारे ट्रेड के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चंस हैं उसको वो रेज कर। इंडिया ने 2019 में इस एग्रीमेंट से विड्रोवल है वो किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें आरसीईपी के बाद में यहाँ तो साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं उनके इंगेजमेंट के बारे में यहाँ पे मेंशन हुआ। नेक्स्ट आप देखिए कि हेल्थ सेक्टर के अंदर में जो असिस्टेंट के रूप से जो अपॉइंटमेंट हुआ करते हैं स्पेशली पार्ट टाइम बेसिस के ऊपर में, बट उनका वर्क है वो तो फुल टाइम है, वर्क जो है वो तो फुल टाइम है और सैलरी जो है उनको पार्ट टाइम बेसिस पे दी जाती है। तो उन वुमेन हेल्थ एक्टिविस्ट है उनका उनके द्वारा एक प्रोटेस्ट किया गया था कि उनका जो वेज है उसको इंक्रीज किया जाए। जैसे कि हम आशा हेल्थ एक्टिविस्ट के बारे में भी रीड करते हैं, एक्रीडिएशन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, जो कि आप देखिए कि 2005 के समय में जब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एग्जिस्टेंस में आया, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एग्जिस्टेंस में आया, तो रूरल एरिया के अंदर में जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, तो यहाँ पे वुमेन हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग में आशा एक्टिविस्ट है उनको इस्टेब्लिश है वो किया गया था। आशा आशा एक्टिविस्ट का आप देखिए कि काफ़ी बड़ा रोल है हमारे हेल्थ सेक्टर के अंदर में, स्पेशली काफ़ी सारे सेक्टर्स में जो लास्ट 10 to 20 ईयर्स के अंदर में जो इम्प्रूवमेंट हुआ, तो उसमें आप देखिए कि इनका एक इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि इनको पर केस बेसिस के ऊपर इंसेंटिवाइज है वो किया गया। इंसेंटिवाइज आप देखिए कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है जिसके थ्रू इनके द्वारा अपना जो फुल टाइम पार्टिसिपेशन है उसको कैरी आउट है वो किया जाता है। इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरीज हैं वो भी आप देखिए कि इम्प्रूव हुई हैं। वुमेन का जो हेल्थ है उसके रिगार्डिंग में जननी सुरक्षा योजना है और काफ़ी सारी स्कीम्स हैं जो बेटर वे में इम्प्लीमेंट है वो हो सकी हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो वुमेन हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी पेमेंट के बारे में है। एक आपको पेमेंट पर्सपेक्टिव से जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है, जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें आप देखिए कि वुमेन वुमेन अगर उस सेक्टर के अंदर में इंगेज, कोई भी सेक्टर हो यहाँ पे इनफॉर्मल एरिया का, तो उनको कम पेमेंट है वो दिया जाता है। वर्क आप देखिए कि इक्वल किया जाता है। तो इक्वल पेमेंट का भी कॉन्सेप्ट है जो कि इंडिया के इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर में एग्जिस्ट है वो किया करता है कि जो पेमेंट इक्वल किया जाए। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑलरेडी हमारे यहाँ पे काफ़ी कम है। वर्क प्लेस है वो सेफ एंड सिक्योर होने चाहिए। वुमेन्स को अगर वहाँ पे एक्टिवली वे के अंदर पार्टिसिपेट है वो कैरी आउट करना है। और हमारा जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है उसमें भी ये रोल प्ले करेगा। आप देखिए कि जो आईएमएफ के फॉर्मर जो चीफ हुआ करते थे उनके द्वारा कहा जाता था कि इंडिया का जो जीडीपी है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो सकता है अगर हमारे यहाँ पे जो 50% वुमेन्स, टोटल 100% का जो पार्टिसिपेशन है जिसमें वुमेन्स का पार्टिसिपेशन अगर हमारे यहाँ पे इम्प्रूव है वो होता है। हेल्थ सेक्टर के वेपनाइजेशन के बारे में है। आप देखिए कि यूएस के द्वारा जिस तरीके से जो टैरिफ इंक्रीज किए गए हैं, स्पेशली
जो मेडिसिन का जो सेक्टर है, ब्रांडेड एंड आप देखिए कि जो पेटेंट मेडिसिन हैं, इनके ऊपर 100% जो टैरिफ है वो लगाया गया। हमने इंडियन जो फार्मा सेक्टर के बारे में रीड किया था, काफ़ी सारा हमारा कंपनी है जो यूएस से ही ऑपरेट किया करती हैं, तो मेजरली जो इम्पैक्ट है वो नहीं करेगा। बट कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो अपना 2/3 जो फार्मा सेक्टर का जो इम्पोर्ट है जो कि यूएस के अंदर में किया करते हैं, उनका जो एक्सपोर्ट है उसको यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है। इम्पैक्ट हो सकता है यूएस के सिटीजन्स के ऊपर में भी। वहाँ पे जो मेडिकल बिल्स आप देखिए कि हायर हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकता है। इंडिया का जो जेनरिक का जो सेक्टर है, स्पेशली जो एपीआई है, जेनरिक सेक्टर के अंदर में जेनरिक मेडिसिन के प्रोडक्शन के रिगार्डिंग में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसमें आप देखिए कि इंडिया और चाइना है वो यहाँ पे ग्लोबल सप्लायर्स हुआ करते हैं। तो उस सेक्टर को यहाँ पे इम्पैक्ट कर सकता है यूएस का ये जो जिस तरीके से उन्होंने जो टैरिफ है उसको इंक्रीज किया है इस मेडिकल सेक्टर के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आरएसएस नाम का जो विंग है उसके बारे में है। आरएसएस के 100 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो स्टाम्प है, जो कॉइन है, उसको यहाँ पे लॉन्च है वो किया गया। मन की बात जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ पीएम सर के द्वारा, तो मन की बात प्रोग्राम के अंदर में लोकलाइजेशन ऑफ इंडियन जो इकोनॉमी है उसका, लोकल प्रोडक्ट्स को हमें मोर परचेज करना है, सेल्फ रिलायंस को कैरी आउट करना है, ये उन्होंने प्रमोट है वो किया है। इंडियन सिटीजन्स को कहा कि जो खादी है, खादी को आप परचेज कीजिए। आने वाला जो समय है वो 2 अक्टूबर का है, महात्मा गांधी आप देखिए कि बर्थ डे है, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं 2 अक्टूबर को। तो उसी के रिगार्डिंग में खादी परचेज के बारे में भी उनके द्वारा कहा गया है। खादी को आप मोर परचेज आपको करना है। जो फेस्टिवल का जो समय है, जो इंडियन प्रोडक्ट्स को मोर परचेज है वो करना है, जिससे कि हमारा सेल्फ रिलायंस है, लोकल इकोनॉमी है, लोकल प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम यहाँ पे सपोर्ट कर सकें। हैवी रेनफॉल की वजह से जो दुर्गा पूजा का जो सेलिब्रेशन है उसको जिस तरीके से यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है उसके बारे में बताया गया है। दुर्गा पूजा के जो पंडाल्स हैं उसके रिगार्डिंग में वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा, आप देखिए कि हमारा जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है यूनेस्को का, उसका कैटेगरी के अंदर में शामिल है, कैटेगरी के अंदर में शामिल है। और इसी जो दुर्गा पूजा का जो सेलिब्रेशन है, इसी दौरान में आप देखिए कि गुजरात के अंदर में गरबा का जो डांस है वो किया जाता है, जिसको कि नवरात्रि सेलिब्रेशन के रूप से वो कंसिडर किया करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखिए गरबा जो है वो भी इंटेंजिबल जो कल्चरल हेरिटेज का लिस्ट है उसका पार्ट है। इंडिया का फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, जिसके कि आप देखिए कि 5 ईयर्स के लिए जिसको सेंड किया गया था। क्या नाम है इंडिया का जो फर्स्ट एयर जो आप देखिए कि स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, एस्ट्रोसैट इसका नेम है, एस्ट्रोसैट है। 5 ईयर्स के लिए इसको सेंड किया गया था 2015 के समय में। 5 यहाँ पे जो मल्टी वेव लेंथ है उनको ऑब्जर्व है वो ये कैरी आउट करता है। एस्ट्रोसैट जो है स्पेस एस्ट्रोनॉमी का ऑब्जर्वेटरी है। अब 10 ईयर्स इसके कंप्लीट हुए हैं, 5 ईयर का लाइफ स्पेन के लिए था। कंटिन्यूस अपना ऑब्जर्वेशन है उसको कैरी आउट करता है। कौन कौन सा यहाँ पे सेक्टर्स हैं जिसमें इसका ऑब्जर्वेशन हुआ करता है, तो यूनिवर्स के अंदर में आप देखिए कि जो विजिबिलिटी का जो एरिया है वहाँ पे भी उन वेवलेंथ है उनको भी यहाँ पे ऑब्जर्व करता है। अल्ट्रा वायलेट्स हैं, यूवी जो रेडिएशंस उनको भी यहाँ पे करता है। लो एंड आप देखिए कि जो यहाँ पे हाई जो एक्सटेंसिव एक्सरेज है उनका भी यहाँ पे किया जाता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो सेक्टर है उसका भी ऑब्जर्वेटरी, उसके भी ऑब्जर्वेशन के रिगार्डिंग में ये रोल है वो प्ले करता है। तो स्टूडेंट्स इंडिया के जिस फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी है उसके बारे में मेंशन है, जिसके कि 10 ईयर्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे फायरिंग के बारे में है, जो कि यूरोपियन नेशंस के अंदर में यूएस के वहाँ पे शूटिंग के जो इंसिडेंट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि जनरेशन जेड का जब मूवमेंट हुआ था तो उस दौरान में नेपाल के अंदर में एक जो प्रिजन है उसका भी ब्रेक हुआ। जो इनमेट्स हैं वो वहाँ से आप देखिए कि अलग एरियाज़ के लिए चले जाते हैं। तो उसमें बताया गया है कि यहाँ पे 7,700 के आसपास इनमेट्स हैं, 7,700 के आसपास इनमेट्स हैं इन्होंने उस एरिया से जो एस्केप है वो किया था, जो प्रिजन का एरिया है वहाँ से। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक न्यूयॉर्क के मेयर के बारे में है, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। मोल्दोवा नाम का जो नेशन है, मोल्दोवा कहाँ पे सिचुएटेड है, मोल्दोवा सिचुएटेड है वेस्टर्न पार्ट ऑफ, आप देखें कि जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ जो यूक्रेन का एरिया है, एक लैंडलॉक नेशन है, लैंडलॉक नेशन है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन के वहाँ पे है, इस एरिया में सिचुएटेड है।
यहाँ पे आप देखिएगा अदर नेशन है। तो ये जो मोल्दोवा है वहाँ पे इलेक्शंस हैं वो कैरी आउट किए हैं। रिसेंटली इंडिया ने भी अपने जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है इस नेशंस के साथ में किए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे रशियन स्ट्राइक के बारे में है। यूक्रेन के अंदर में कुछ लोगों का डेथ है वो हुआ है। ईरान ने बताया है कि वो यूएन के अंदर में एंट्री को कैरी आउट करेंगे जब उनका अनजस्टिफिएबल जो रिटर्न है उसको वो यहाँ पे नहीं कैरी आउट करेंगे। उनको आप देखिए कि जो प्रॉपर सम्मान के साथ में जो एंट्री है वो जब करवाया जाएगा। इसके अलावा वेस्ट एशिया के बारे में यूएस के लीडर का डिस्कशन है जो कि एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जो नाटो का जो फोर्सेज है उनके बारे में बताया गया कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के जो फोर्सेज हैं उन्होंने अपना प्रेजेंस को कैरी आउट किया है बाल्टिक सी के एरिया के अंदर में। जब से वहाँ पे जो ड्रोन्स हैं वो स्पॉट हुए हैं, जिसमें आप देखिए कि डेनमार्क के द्वारा एलिगेशंस लगाए गए थे कि रशियन ड्रोन्स हैं उनका कंटिन्यूस वहाँ पे प्रेजेंस है। और गजा स्ट्रिप के एरिया के अंदर में कंटिन्यूस वायलेंस है। 66,000 के आसपास लोग हैं, उनका डेथ हो चुका है। इजराइल के जो लीडर हैं उन्होंने कंटिन्यूस वहाँ पे अपनी फोर्सेज हैं उसको यूज किया है। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। और जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।